नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण पर। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण में मौजूद हर तत्व हमारे जीवन को सरल और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण पर मौजूद ओजोन लेयर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद कुमार जून सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ओजोन लेयर क्या होता है और ये कहाँ स्थित है? जी, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें वायुमंडल एक परत होती है, वो एक कंबल की भांति हमारी पृथ्वी की जो है रक्षा करता है। कंबल के जैसे जो है कवर है हमारे चारों तरफ, उसकी बहुत सारी परतें होती हैं। तो जिस परत में, जिस लेयर में हम रहते हैं, जिसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, जब हम उसके ऊपर जाते हैं, लगभग 12 किलोमीटर की हाइट से ऊपर जाते हैं जब हम, तो स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है। और उसी स्ट्रेटोस्फियर में ऑक्सीजन का ही एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है जिसको हम ओजोन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक ओजोन का जो है एक नए अणु का जो है निर्माण करते हैं, उसको हम ओजोन बोलते हैं। जी। तो सर, ये ओजोन लेयर ये बनती कैसे है? जी देखिए, ओजोन जो है वो प्राकृतिक रूप से बनता है। जब सूरज की किरणों से, जब किरणें आती हैं सूरज की तरफ से और उसमें अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें जिसको हम बोलते हैं, वो आती हैं, तो पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पहले तोड़ती हैं। जब वो O2 जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु बोलते हैं, वो टूटता है और फिर 3 ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो जुड़ते हैं और उससे O3 यानी कि ओजोन का निर्माण होता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। जी। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ओजोन लेयर की खोज किसने की थी और कब की थी? ओजोन लेयर की खोज सबसे पहले 1913 में हुई थी और उनकी जो खोज थी वो चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसोन ने की थी, जो कि फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ओजोन के ऊपर बहुत से जो है काफ़ी लंबे समय से शोध होते रहे हैं और उन्हीं में एक बहुत जो प्रमुख शोध है करता थे, जो एक मौसम वैज्ञानिक थे, मिस्टर डॉबसन। उन्होंने जो है धरती से रहते हुए, सिर्फ हम जो ग्राउंड पे रहकर ही जो है हम ओजोन कहाँ पर कितनी है ओजोन वो पता कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक यंत्र बनाया था। और इसी कारण से ओजोन कहाँ पर कितनी है उसकी जो इकाई हम जो उसको मापते हैं, जो उसको यूनिट है, उसको हम डॉबसन यूनिट ही बोलते हैं। जी। सर, ओजोन डे भी ये मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और इस दिन क्या खास होता है? जी, ओजोन डे मतलब ओजोन को जो है कितनी इतनी जो है हमारे लिए प्रोटेक्टिव यूनिट है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, तो उसको ध्यान में रखते हुए और इसकी जो है मतलब जो इसकी कितनी महत्वता है उसको दर्शाने के लिए 16 सितंबर को जो है ओजोन डे मनाया जाता है। और इसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम हम जो कर सकते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, या फिर हम अपनी कॉलोनी में जाके, अपने बाहर जो है समाज में, सोसाइटी में जाकर भी हम लोगों को इसके बारे में जो है बता सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं ओजोन को बचाने के लिए। सर, जैसे कि ओजोन डे मनाया जाता है महत्वता को बताने के लिए, तो सर ओजोन लेयर हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जो ओजोन जो परत है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, क्योंकि ये सूरज से आने वाली जो हार्मफुल, जो हानिकारक किरणें होती है, इसको हम पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, उनको रोकता है। लगभग 95 से 99% तक पराबैंगनी किरणों को ये वहीं पर रोक लेता है, स्ट्रेटोस्फीयर में रोक लेता है और ये हमारे ट्रोपोस्फीयर जहाँ पर हम रहते हैं वहां तक नहीं आने देता है। अगर ये किरणें हमारे ट्रोपोस्फीयर में एंटर करती हैं तो ये बहुत सारी जो है बीमारियों का कारण बन सकती हैं, जैसे आंखों में मोतियाबिंद जो होता है, कैटरेक्ट, उसका कारण बन सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। और इससे जो हमारा जलीय जीवन जो होता है, जो जीव जंतु जो जल में रहते हैं, साथ में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे जो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को एंटर नहीं करने देती। जी। सर, ओजोन डिप्लीशन ये क्या होता है और ये कैसे बनते हैं? जी, ये ओजोन डिप्लीशन बताना चाहूँगा कि ये पिछले 30-40 जो है सालों से एक बहुत ही गहरी चर्चा का विषय रहा है वैज्ञानिकों के बीच में,
क्योंकि ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन का ह्रास हो रहा है, मतलब ओजोन जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। और उसका बड़ा कारण होता है हमारी मानवीय गतिविधियां, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे रसायन हैं जो ओजोन को जो है खराब कर रहे हैं। तो जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ती जा रही है, इसकी जो मात्रा है वो घटती जा रही है, ठीक है। तो उसको हम जो है ओजोन डिप्लीशन या ओजोन ह्रास बोलते हैं। जी, सर ओजोन डिप्लीशन ये जो रासायनिक है क्रिया, इसको रोकने के लिए क्या हम कोई कदम उठा रहे हैं? अगर ये कदम उठा रहे हैं तो हम इसमें कहाँ तक सफल हो पाए हैं? जी, तो देखिए जो ओजोन ह्रास या ओजोन डिप्लीशन का जो मुख्य कारण होता है, जो रसायन है, वो रसायन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो एरोसॉल्स में, जो स्प्रे वाले पेंट्स होते हैं या स्प्रे जो हम बनाते हैं उसमें यूज होता है। साथ में इसका जो मेन यूज होता है वो होता है रेफ्रिजरेंट्स में, जो हमारा AC है या हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इसका यूज होता है। तो उन केमिकल्स को जो है रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया था यूनाइटेड नेशंस ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा विश्व का, उसने जो है इसको अपनाया गया था। और 1980 के दशक में जो है बहुत से देशों ने शपथ ली थी कि हम इन केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करेंगे और इनकी जगह पर ऑल्टरनेट्स जो है ढूंढेंगे हम। तो काफ़ी हद तक हम उसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं, क्योंकि अगर हम ओजोन का जो ग्राफ देखते हैं तो 1980 के दशक से लेकर 1990 का जो दशक था उन 10 सालों में काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन पिछले 20 साल में, 15 से 20 साल में जो है ये ओजोन का जो ग्राफ है वापस से ऊपर जा रहा है। वापस से जो इसको हमने जो है कंट्रोल किया है, इन सब रसायनों का जो प्रोडक्शन है, इनका जो यूज़ हम करते आए हैं, उनको उनकी जगह पर हमने ऑल्टरनेट्स ढूंढे हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हम जो हम बोलना चाहेंगे कि काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो अनुमान है कि अगर इसी दर से, इसी रेट से अगर हम इनका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनका प्रयोग जो है कम करते रहेंगे और ऑल्टरनेट्स को जो है यूज़ करते रहेंगे, तो लगभग 2050 या 2080 तक हम जो है ओजोन को वापस से उस लेवल पर ला पाएंगे जो कि 1970 या 1980 के दशक से पहले होता था। जी सर, जैसे कि ओजोन लेयर जो है पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है, लेकिन हमें ये देखने को क्यों मिलता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप में ही ओजोन डिप्लीशन क्यों देखने को मिलता है? जी, ये एक बहुत अच्छा जो है आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत से लोगों तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। फिर हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है बच्चों में, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए जो ओजोन होल, एक ओजोन छिद्र या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं, वो अंटार्कटिक महाद्वीप पर देखने को मिलता है। ये एक होल नहीं है, ये एक छिद्र नहीं है, लेकिन उस महाद्वीप के ऊपर में लगभग काफी 1000 किलोमीटर के दायरे में एक ओजोन की जो परत है वो बहुत ही पतली हो गई है। वहां पर जो ओजोन है बहुत कम अमाउंट में जो है प्रेजेंट है। तो अगर हम इसकी इमेजेस भी देखते हैं, आप अगर इमेज देखेंगे तो उसमें जो ब्लू और वॉयलेट कलर का जो फोटो हमको दिखता है, जो एरिया दिखता है, वहां पर ओजोन बहुत कम है जी। तो ये काफ़ी सालों से जो है जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने यूज़ किए हैं, हमने प्रयोग किए हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं हवा से, लेकिन धीरे 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 जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं जी। तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो अचानक से एकदम से जो है वो ओजोन को जो है तोड़ते नहीं है, तो काफ़ी समय तक जो है वो ओजोन लेयर के पास जो है मौजूद रहते हैं जी। तो वहां पर जब ये लंबे टाइम तक मौजूद रहते हैं तो क्लोरो जो उसमें से क्लोरीन और ब्रोमीन जो हेलोजन बोलते हैं इनको, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में या हेलोकार्बन्स में जो वो क्लोरीन्स और ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो जाके ओजोन लेयर को तोड़ते हैं। तो ये अंटार्कटिका पर ही क्यों होता है? क्या रीजन है कि उसी महाद्वीप पर जो है इसका ज्यादा असर देखने को मिला है? तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि टेम्परेचर, तापमान। जो हमारा पोलर रीजन है, जो हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, उन दोनों पर बहुत समय तक, लगभग 6 से 9 महीने तक धूप नहीं पहुंचती है जी। और उसके कारण वहां का तापमान बहुत नीचे आ जाता है जी। अब क्योंकि जो हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में स्थल एरिया है जी। उसके कारण वहां का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लगभग जो है 80-100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है।
और उसके कारण वहाँ पर एक जो बहुत ठंडी हवा के जो है धीरे धीरे बादल बनते हैं, और वो जब तापमान इतना कम होता है तब जाके वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो टूटते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंपाउंड जो है टूटता है, और वहाँ से जो क्लोरीन होती है वो रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और वो जाके ओजोन लेयर को ब्रेक करती है। ऐसा हमको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर जाना, इनफैक्ट जो हमारा नॉर्थ पोल होता है जहाँ पर महासागर है, आर्कटिक महासागर, वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है। तो मुख्य कारण टेम्परेचर है, जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर ओजोन का जो होल, जो छिद्र बन गया है, उसका कारण है। जी साथियों, चर्चा आगे जारी रहेगी। अब तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सर, अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ओजोन लेयर के क्या कोई नुकसान भी होते हैं? देखिए, ओजोन लेयर के तो कोई नुकसान हमको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही रहती है, जो लगभग 12 से 30-40 किलोमीटर तक की हाइट पर जो है एनवायरनमेंट में है। लेकिन हाँ, अगर ओजोन हमारे ट्रोपोस्फियर में रहे, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं 10 से 12 किलोमीटर की हाइट तक, अगर वहाँ पर ओजोन लेयर या ओजोन गैस, मुझे बोलना चाहिए, अगर ओजोन गैस के जो अणु हैं, अगर परमाणु अगर हमको यहाँ मिलते हैं उसके अणु, तो बिल्कुल ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में ये हमारे जो लंग्स का जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, ब्रोंकाइटिस, या में जो हमारे श्वास नली, श्वास जो हमारा तंत्र है, उससे जुड़ी हुई बीमारियां जो होती हैं, वो उसके कारण से हो सकती हैं। और विश्व में देखा भी गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो हमारे ऐसे लोग हैं जो जिनके फेफड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या जो बोलना चाहिए कि ज़्यादा प्रोन है टू दिस काइंड ऑफ डिसीजेस, तो उनका जो है स्वास्थ्य जो है उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है ओजोन गैस से। जी सर, अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई थी ओजोन डिप्लीशन पर। तो ओजोन डिप्लीशन के जो पदार्थ हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, क्या हम उसे कम कर पाने में सक्षम हैं, अभी तक हुए हैं? जी हाँ, इनको हम ODS जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया था देशों के द्वारा, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कोशिश जारी है, और अभी भी जैसे हम देखते हैं कि नए नए तरह के, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स पे और एसीज पे आजकल लिखा आता है CFC फ्री, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री। तो उसका मतलब यही है कि जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एसी में या उस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर में, वो CFC नहीं है, वो कोई और तरह का रेफ्रिजरेंट है जो कि एडवांस्ड है, और वो हमारे ओजोन पर असर नहीं डालता है। तो और आजकल मार्केट में हम बोलेंगे कि इन चीज़ों का जो इन इंस्ट्रूमेंट्स का या इन अप्लायंसेस का प्रचलन बढ़ गया है, तो बिल्कुल हम काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। जी सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि ओजोन होल ये क्या होता है और ये कैसे बनते हैं? ओजोन होल, जैसे मैंने पहले बताया कि ओजोन होल या ओजोन छिद्र वो एक ऐसी लेयर है अंटार्कटिक महाद्वीप पर, जो कि जहाँ पर ओजोन की जो परत है वो काफ़ी मोटाई से उसकी जो यूनिट बहुत पतली हो गई है। मैं पहले बता रहा था कि मिस्टर डॉबसन, जिनके नाम के पीछे हम ओजोन की जो मात्रा को मापते हैं, उनकी जो इकाई है डॉबसन है। तो 220 डॉबसन, अगर हम बोलते हैं कि 220 डॉबसन कहीं पर जो है ओजोन है या उससे नीचे है, तो उसको हम सफिशिएंट नहीं मानते हैं, वो जो है कम है। और अंटार्कटिक पर जो ओजोन छिद्र या ओजोन होल बन गया है, वहाँ पर उसकी जो मोटाई है, ओजोन की मोटाई, वो 220 डॉबसन यूनिट से कम आकी गई है। जी सर, क्या ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर, इनका कोई आपस में संबंध है?
बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका मुख्य रूप से कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जी। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जी? तो ये समझिए कि जैसे हम अगर एक पहाड़ी एरिया में है जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है जी। तो वहाँ पर अगर हम एक कांच का घर बना दें और उस कांच के घर को बनाकर हम उसके अंदर जो है अगर हम फल सब्जियां या पेड़ उगाते हैं, तो जो कांच है हमारा ग्लास होता है उसकी एक प्रकृति, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि वो सूरज की किरणों को आने तो देता है अंदर, लेकिन जब वो सूरज की किरणें टकराती हैं नीचे ग्राउंड पे और वापस जाती हैं तो ग्लास उसको वहीं रोक लेता है जी। तो इससे क्या होता है, उस ग्लास हाउस के अंदर जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लास हाउस इफेक्ट बोलते हैं जी। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारे जो हवा की जो वायु की परतें हैं, वो भी कुछ इसी तरह का प्रभाव हमको जो वहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है। सूरज की किरणें आती हैं, हमारे अर्थ जो धरती है उसका धरातल पर टकराती हैं, जब वापस जाती हैं तो कुछ गैसें हैं जिसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। तो वो मुख्य रूप से जो है काम करती हैं इसमें, और उस गर्मी वाली जो किरणें होती हैं उनको वहीं पर रोक लेती हैं। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन जैसे आपने पूछा प्रश्न कि ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या इन दोनों में कुछ संबंध है? तो बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन डिप्लीशन का भी कारण होते हैं, मुख्य कारण होते हैं, वो इस ग्रीन हाउस में भी अपना योगदान देते हैं। ये जो गैसेज होती हैं, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये अणु हैं, ये भी सूरज की उन किरणों को जो कि धरती से टकरा के वापस जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनको सोखते हैं, तो उससे भी जो धरती का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और ऐसा अनुमान है कि पिछले काफ़ी दशकों में जो हमारा टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस एक अनुमान मतलब रखाया गया है। एवरेज में जो हमारा तापमान है धरती का वो बढ़ चुका है। तो बिल्कुल दोनों में हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं जी। सर, तो ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो ग्लास हाउस इफेक्ट होता है, तो उससे जब टेम्परेचर हमारा धरती का धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्योंकि हमने आजकल आप देख सकते हैं कि शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारे जो हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं, जो हमारा जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, वो उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उन सब से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और एक मुख्य रूप से कारण मैं बताना चाहूँगा पेड़ काटने वाला, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि लोग गांवों को छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, या जंगल काट के जो वहाँ पर जो है खेती की जा रही है, वहाँ पर जो है घर बनाए जा रहे हैं। तो उन सब के कारण जो है हमारे हमारे वायुमंडल में CO2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका जो है अमाउंट बढ़ चुका है, और उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और पूरे विश्व का तापमान जो है वो बढ़ गया है, और उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल का मतलब पूरे विश्व का जो तापमान है हमारा वो बढ़ गया है, और उसी काम को हमने नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग। सर, तो ये ग्लोबल वार्मिंग हम मनुष्यों और पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है? जी बिल्कुल, देखिए जितने कम पेड़ होंगे, जितनी कम ऑक्सीजन होगी एनवायरनमेंट में, जितनी ज़्यादा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, और उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, उससे आगे आने वाली जनरेशन्स पे जो है काफ़ी असर पड़ सकता है। और ऐसा अनुमान है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमने नहीं रोका, या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेज का हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अगर नहीं थमा, तो हो सकता है धरती का जो अंत हो वो जलमग्न होके हो, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर जहाँ से जो पानी बह के जो है आता है नदियाँ में जो पानी आता है नदियों में, तो वो इस टेम्परेचर के कारण ज़्यादा हो रहा है अब। तो हमने पिछले कुछ सालों में आप अगर हम एनालिसिस करें डेटा का, तो हम देखेंगे कि बाढ़ के जो हमने देखे कि जो बाढ़ की जो नंबर्स ऑफ फ्लड्स हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में, वो बढ़ गए हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, पहाड़ों पे वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वो टूटते हैं, और पानी ज़्यादा जो है वो नीचे आता है नदियों में, और महासागर में भी जो पानी का जो स्तर है वो ऊपर उठ गया है, बढ़ गया है। तो बिल्कुल आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम मनुष्य किस तरह से और कितने जिम्मेदार हैं? काफ़ी हद तक, या अगर हम कहें कि पूर्ण हद तक जो है हम ही जिम्मेदार हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए नेचर जो है वो बैलेंस बना के रखती है। हमारे जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं, और CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, फेफड़ों से बाहर निकालते हैं।
तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो CO2 गैस को यूज करके हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से जो ये तालमेल जो है वो बना रहता है। लेकिन हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करेंगे, अगर हम ज़्यादा ऐसे ईंधनों को जलाएंगे जहाँ जिसमें कार्बन होता है, जैसे मैंने बताया फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोल, लकड़ी या जो गोबर के उपले होते हैं वो सब कार्बन से बने होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इनका प्रयोग करेंगे उतनी ज़्यादा CO2 गैस निकलेगी। और ऊपर से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो जो CO2 गैस निकल रही है उसको यूज करने वाले जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कम हो रहे हैं। तो जो एक बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा में, वो बिगड़ रहा है। तो बिल्कुल हम काफ़ी हद तक जो है इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए, और आगे आने वाले समय के लिए हमको इस पे जितना हो सकता है हमें कंट्रोल करना चाहिए। सर, तो ग्लोबल वार्मिंग इसे कम करने के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं? जी, जैसे आजकल आपने एक नया चलन सुना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो मैं मानता हूँ कि एक काफ़ी जो है एक मील का पत्थर साबित होगा इस मतलब रेस में कि हम कितना जो है CO2 का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पहले कंपाउंड फैमिली होती थी, 8-10 लोग एक साथ रहते थे, आजकल माता पिता और 2 बच्चे बस रहते हैं। और सबको कार चाहिए, आज के समय सब सहूलियत चाहते हैं, बिकॉज हमारा जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो गाड़ियां देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं आजकल, चाहे वो 2 व्हीलर्स की बात करें, चाहे हम 4 व्हीलर्स की बात करें। तो आने वाले समय में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है जाते हैं, तो एक काफ़ी जो है अच्छा हमारी तरफ से उपाय होगा। और इसके अलावा हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके लिए हम कम से कम जो है 5 पेड़ जो है लगाने चाहिए, चाहे वहाँ पर नहीं किसी और जगह पर, लेकिन बिल्कुल साथ ही साथ हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कितना ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के बीच में जो तालमेल है वो बनाए रखना। तो बिल्कुल हमको जो है ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हम CO2 का प्रोडक्शन कम करें और हमारे जो ऑल्टरनेट ईंधन है, वायु या सोलर जो एनर्जी है या जल एनर्जी है जो हम जल ऊर्जा बोलते हैं, उनका हम जितना हो सकता है हमको ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। घर में भी हमको अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये जागरूकता को जो है मतलब बढ़ाना चाहिए कि जितना ज़रूरत है ऊर्जा का उतना ही प्रयोग करें। AC और फ्रिज है उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखें ताकि कम से कम जो है बिजली का हम उसमें प्रयोग कर सकें। जब हमको ज़रूरत नहीं है तो लाइट्स और फैंस को उसमें हम जो है बंद करके रखें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी, और यही सब उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे कार्यक्रम में और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, अगली बार नए विषय के साथ आपके साथ होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।